क्योंकि बीज बचान बीज संरक्षण जिन्होंने कहने आप वो बहुत बड़ा एक एक्टिविटी हो गई है आजकल और मूवमेंट चल रहा है। तो दैट क्लियरली शोज कि पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेडिशनल सीड्स एंड दे वांट टू गो बैक टू दोस ट्रेडिशनल सीड्स। तो ये तो मूवमेंट चल रही है कि हिंदुस्तान विच, लेकिन सिर्फ है कि जो कविता जी भी पहले कह रहे थे कि जो ऑफिशियल सिस्टम है उन्होंने रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता, दैट्स अ बिगर इशू। जो जीएम के खिलाफ चल रहा है ये बहुत दिन से, हम इस मुहिम में पूरा देश भर के संगठन लगे हुए हैं। बीटी कॉटन आया सबसे पहले और उसके रिजल्ट हमारे सामने आए, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, ये गांव के किसानों की रिपोर्ट है जिन्होंने बीटी लगाया, ये उन चरावाहों की रिपोर्ट है जो भेड़ चराने का काम करते थे और उन्होंने खुद कहा कि बीटी जिस खेत में था उसमें हमारे पशु जानवर नहीं जाते थे और नॉन बीटी वाले में ज़्यादा जाते थे, तो इसका मतलब वो नुकसानदायक था, वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाए। जो इरिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है उसके खतरों से जनता को, उनके पर्यावरण को, उनके स्वास्थ्य को और अन्य जो सामाजिक मुद्दे इसके साथ मिलते हैं ऑन जीएम टेक्नोलॉजी, तो हमको एक बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन पॉलिसी चाहिए। वो हमारा रेजोल्यूशन का मेन पॉइंट था। तो ये दो मुद्दे हैं। और तीसरी बात है, हमने ये भी तय किया कि हम वापस जाके राज्य सरकारों के साथ हम तुरंत जाके मिलेंगे और राज्य सरकारों से करेक्ट प्रो पीपल प्रो नेचर पॉलिसी स्टैंड्स उनसे we will compel them to take that kind of a stand. Most states in India don't allow GM crops. Some states कौन जानता है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए दे हैव कम ऑन वन प्लेटफॉर्म टू टेक अप दिस इशू ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विच इज़ एज यू नो इज़ ए कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू किस लिए है वो आप सब से भी मतलब छुपा नहीं है। इट इज़ इशू बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू आउटपुट और आउटकम एंड देन ऑफ कोर्स हेल्थ एंड देन लाइवलीहुड्स। तो ये सब उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। हमें जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक दो बातें जो बड़ी अच्छी लगी और जो हम उसका आउटकम निकाल पाए। आज जिस विषय के ऊपर हम आज पूरे दिन चर्चा कर रहे थे उस इशू के लिए उस कॉन्फ्रेंस में या कनक्लेव में, नेशनल कनक्लेव में आज तकरीबन 18 स्टेट से 90 संगठन और 90 किसान नेता हमारे साथ आज थे उस मीटिंग में। और हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा थी और उसके अंत में हम एक जो निष्कर्ष हम निकाल सके हैं वो ये है, उसको मेरे ख्याल से अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक पहले आपको संदर्भ बता दूं, क्योंकि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर और वो जो वर्डिक्ट है वो स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी एक जज ने सपोर्ट किया है, एक जज ने उसको अपोज किया है। तो उन्होंने साथ में एक और बात कही है कि भाई एक तो अगले 3-4 महीने में सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ये उसका कोर्ट का सजेशन है। और साथ में एक और बात उन्होंने ये रखा है कि भाई 3 मेंबर का बेंच अब उसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड का इशू आप जानते हैं कि ये देश में कम से कम 22 साल से इट इज़ हैंगिंग इन द सेंस कि वो कोर्ट के अंदर ही जो इशू चल रहा था, इतने साल हो गए थे और उसके बाद इतने लंबे अरसे के बाद डिसीज़न आया है। और डिसीज़न के ऊपर आज क्योंकि उसमें कहा गया है कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान दें कि एक पॉलिसी पेपर आना चाहिए जीएम क्रॉप्स के ऊपर, तो मुझे ये लगा कि भी हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम किसानों को, क्योंकि ये पॉलिसी पेपर जो होगा ये बाकी लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ होगा जिसमें फार्मर लीडर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, ये सब लोग जो होंगे। तो देन वी थॉट कि द बेस्ट थिंग वुड बी कि हम कम से कम फार्मर लीडर्स को एक सेंसिटाइज करें, एक उसमें अवेयरनेस क्रिएट करें इन सब इश्यूज़ के ऊपर। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ये इसलिए बुलाई गई थी कि हम किसान नेताओं को ये सब चीज़ें जो इश्यूज़ हैं वो समझा सकें, उनसे डिस्कशन हो सके वाइडली जितना हो सकता है और उसके ऊपर हम कुछ एक दो स्टेप्स ले सकें कि हम आगे क्या करेंगे या किस तरीके से हम इस इशू को देखते हैं या समझते हैं। मुझे पहले बात तो ये कहने में बड़ी खुशी है कि इससे पहले मैंने भी हिंट किया कि हमारे पास 18 राज्यों से प्रतिनिधि आए थे। आज 90 संगठन आज सम्मिलित थे और 90 इज़ अ बिग नंबर एज़ यू नो। मेरा मानना है कि शायद हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ,
तो 90 फार्मर यूनियन एक मंच पर इस प्लेटफॉर्म पर एक अराउंड द टेबल, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, कभी बैठे हों और वो भी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं आप सब समझते हैं, उन सबको दूर रख के आज वो उसमें मीटिंग में पूरा दिन उन्होंने उसकी इंगेजमेंट रही है सबकी। एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ गिव्स अस ए लॉट ऑफ एनकरेजमेंट कि किसान नेता जो हैं, चाहे वो जितना भी हमने देखा है जो पीछे हुआ है, आप सबसे ज़्यादा कौन जानता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दे हैव कम ऑन वन प्लेटफॉर्म टू टेक अप दिस इशू ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विच इज़ एज यू नो इज़ ए कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू किस लिए है वो आप सब से भी मतलब छुपा नहीं है। इट इज़ इशू बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू आउटपुट और आउटकम एंड देन ऑफ कोर्स हेल्थ एंड देन लाइवलीहुड्स, तो ये सब उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। हमें जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक दो बातें जो बड़ी अच्छी लगी और जो हम उसका आउटकम निकाल पाए हैं इस सारी उस चर्चा से, वो ये है कि हम लोगों ने ये तय किया कि भाई एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पर हम लोगों का क्या एक मतलब कलेक्टिवली एक स्टैंड रहेगा, वो हमने एग्री किया और उसको हमने सर्कुलेट भी किया है। सो वी विल बी राइटिंग ए लेटर टू द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जी, उनको एक लेटर जाएगी। इट इज़ साइंड बाय ऑल पीपल प्रेजेंट हेयर टुडे जो हमारी कॉन्फ्रेंस में थे। एक तो ये होगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने लेवल पर भी, अपने स्टेट के लेवल पर भी, it is saying what? It is saying very clearly, I think I'll ask my colleagues to join in that contest. एक मिनट है, let me just finish that. तो उसमें ये हम कर ले, एक ये हो जाएगा, एक रेजोल्यूशन हमने एंड में एक पास किया है एंड आफ्टर, जैसे पार्लियामेंट में नहीं होता आइज हैव इट एंड आइज हैव इट एंड आइज हैव इट, वो हमने उसके हिसाब से आज पास किया है। एंड दैट रेजोल्यूशन ऑल्सो हैज़ कि भाई हम लोग क्यों चिंतित हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर एंड वाई इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अस, तो एक ब्रॉडर वो रेजोल्यूशन है। और मुझे लगता है कि मैं इंस्टेड ऑफ आंसरिंग एवरीथिंग आई लीव इट टू माय कोलीग्स। मैं आज हमारे पास जो जितने भी लोग थे 90 आई सेड लीडर्स जो आए थे, उसमें से हम 5 लोग आपके समक्ष हैं। सो मैं ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँ उनको। कविता कुरुगंटी हैं, आप जानते हैं कि शी इज़ फ्रॉम बेंगलोर एंड वन ऑफ द वेरी एक्टिव person as far as genetically modified crops and so on is concerned. She also chairs a group called Coalition for GM Free India. और आप आए थे बेंगलोर से आज पूरे दिन में। राकेश टिकैत को जी तो आप सब जानते ही हैं, आप भी थे। गुरनाम सिंह हरियाणा के जो आप जानते हैं BKU चडूनी के जो प्रधान हैं, आप सबको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। गंगाधर साहब जो हैं, फुल नेम इज़ KT गंगाधर इज़ ए फार्मर लीडर फ्रॉम कर्नाटका, KRRS कर्नाटका राज्य रायता संघ। KRRS is a very big farmers movement in Karnataka, and we had the 2 doyens of KRRS also present today, and we will have, of course, now I think it will be much better if we allow our colleagues to speak further. So, can I speak in English? ये वो उसके लिए कैमरा के लिए। तो जुलाई 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश में बोलना जुलाई 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। जजमेंट तो स्प्लिट जजमेंट था। GM सरसों की बात जहाँ तक आती है, वो एक लार्जर बेंच के पास चली गई। GM सरसों इस देश में फिर से प्लांट होगा, वो नहीं होगा, वो वहाँ चली गई। मगर जो दोनों जजेस एक मत के साथ उन्होंने जो कहा है वो है, इस देश में एक नेशनल पॉलिसी ऑन GM क्रॉप्स बनानी है पर्यावरण मंत्रालय को, प्रिफरेबली 4 महीने के अंदर अंदर। मगर वो ऐसा पॉलिसी बनाए सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करते हुए, और ख़ास करके उन्होंने कहा एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का नाम लिया, मगर किसानों के प्रतिनिधियों के साथ आप कंसल्ट करते हुए ये नीति बनाएंगे और राज्य सरकारों को कंसल्ट करते हुए ये नीति बनाएंगे। जहाँ आप सब जानते हैं किसान आंदोलन को, वो सब जिन्होंने फॉलो किया है, कि इस देश में पॉलिसी मेकिंग में किसानों को पूछा नहीं जाता है, मगर कोर्ट से आदेश आया है
इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग में राज्य सरकारों से पूछा नहीं जाता है, मगर कोर्ट से अब आदेश आया है. सो इट्स अ बिग डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग दैट कंसल्टेशन शुड बी हैड. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कंसल्टेशंस कैसे हो के ऊपर हमने आज एक लेटर सभीयों ने साइन करके अभी भेजना है पर्यावरण मंत्री को. भेजा नहीं है, मगर वो लेटर इन रेस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन is essentially asking for widespread and truly democratic consultative processes. और हमने उदाहरण दिया है कि इस देश में बीटी बैंगन के कंसल्टेशंस के समय उस डिबेट में 2010 में जयराम रमेश जी ने 7 जगह में 7,000 लोगों की आवाज़ उन्होंने सुनी थी. With evidence, he collected 9,000 submissions. 25 hours एक कैबिनेट मंत्री उन कंसल्टेशंस में बैठ के उन्होंने पूरा सुना था. उसके बाद बीटी बैंगन के ऊपर मोरेटोरियम आया था. सिर्फ पब्लिक कंसल्टेशंस नहीं, राज्य सरकारों को फोन लगा लगा के एक केंद्र मंत्री पूछा है कि आपका स्टैंड क्या है. दैट इज फेडरलिज्म फॉर यू. तो वो प्रक्रिया उस समय पे चला था. हम इस लेटर में मांग कर रहे हैं कि हमको ट्रूली वैसे वाले कंसल्टेटिव प्रोसेसेस, एटलीस्ट वो वाले, उससे बेहतर आप ज़रूर कर पाएंगे, वो हमने भूपेंद्र यादव जी को लिखा है. दूसरी बात हमने ये कहा है कि प्रक्रिया तो कंसल्टेटिव अगर रहेगा पॉलिसी भी ठीक बनेगा, मगर हमने ये कहा कि इस देश को जीएम क्रॉप्स के ऊपर पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है. इट शुडंट बी अ प्रमोशनल पॉलिसी. और सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं, इस देश का एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 2012 में भी 12 में ही उन्होंने कह दिया है, वी नीड अ बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन पॉलिसी. इस टेक्नोलॉजी जो जीवित टेक्नोलॉजी है, जो इरिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है, उसके खतरों से जनता को, उनके पर्यावरण को, उनके स्वास्थ्य को और अन्य जो सामाजिक मुद्दे इसके साथ मिलते हैं ऑन जीएम टेक्नोलॉजी, तो हमको एक बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन पॉलिसी चाहिए. वो हमारा रेजोल्यूशन का मेन पॉइंट था. तो ये 2 मुद्दे हैं. और तीसरी बात है, हमने ये भी तय किया कि हम वापस जाके राज्य सरकारों के साथ हम तुरंत जाके मिलेंगे और राज्य सरकारों से करेक्ट प्रो पीपल, प्रो नेचर पॉलिसी स्टैंड्स, उनसे we will compel them to take that kind of a stand. Most states in India don't allow GM crops. Some states have an explicit written policy that they have a ban on GM crops. And that is what we are going to reinforce as we move forward. Thank you. सभी का धन्यवाद. आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को जो जीएम के खिलाफ चल रहा है, ये बहुत दिन से हम इस मुहिम में पूरा देश भर के संगठन लगे हुए हैं. बीटी कॉटन आया सबसे पहले और उसके रिजल्ट हमारे सामने आए. उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए. ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, ये गांव के किसानों की रिपोर्ट है जिन्होंने बीटी लगाया, ये उन चरावाहों की रिपोर्ट है जो भेड़ चराने का काम करते थे. और उन्होंने खुद कहा कि बीटी जिस खेत में था उसमें हमारे पशु जानवर नहीं जाते थे और नॉन बीटी वाले में ज़्यादा जाते थे. तो इसका मतलब वो नुकसानदायक था, वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो था. और ये आज भी है कि जहाँ जहाँ हम अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएंगे, पशु के लिए बिनौले की खल जाती है, उससे बांझपन की समस्या पशुओं में है. ये एक बड़ी रिसर्च है और ये गांव वालों की रिसर्च है. तो ये है कि सब किसान संगठन इनके विरोध में हैं. अब जैसे जीएम मस्टर्ड पे ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसमें जीएम मस्टर्ड भी आएगी, 26 वेजिटेबल्स की फसलें भी इसमें आएगी. अगर ये आएगा तो इसमें बहुत सी चीज़ें फिर आएगी. लेवलिंग हमारे देश में है नहीं. आम लोगों को जीएम और नॉन जीएम के बारे में कोई फ़र्क जानकारी नहीं है. तो इसमें ये नहीं कि खाली किसान इसमें इससे प्रभावित होगा, इसमें जो आम जनमानस है वो भी इससे प्रभावित होगा. तो हम सभी लोगों को इससे सचेत करेंगे
कि इस तरह की फसलें आ रही जो एक किस्म से जिसके सीड के अंदर ही जहर है, पेस्टिसाइड हैं, क्या आप उसको खाओगे या नहीं खाओगे? तो ये अभियान हम सबको चलाना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे टिकैत साहब ने, कविता जी ने, शर्मा जी ने बताया है, एक्चुअली पहले जो है दूसरे बीजों में हम दवाई ऊपर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन इनके बीच में ही ऐसा जहर डाल दिया जिससे कीड़ा उसको नहीं खाएगा। अब जब उसके बीच में ही डाल दिया, ऊपर छिड़के का तो कम प्रभाव था, लेकिन जो बीच में ही उसके जहर डाल दिया उसका प्रभाव तो उसमें और ज़्यादा रहेगा। और हम इसका बहुत लंबे टाइम से आप मेरे ख्याल विरोध कर रहे, काफी साल हो गए। हाँ, जब ये शुरू में धान में यहाँ पे आया था ट्रायल, और इतना छुप के यहाँ पे कर रहे थे करनाल के अंदर इंद्री में, कि वहाँ के अधिकारियों को भी नहीं पता था, उस गांव वालों को भी नहीं पता था। और टिकैत साहब को किसी ने दिल्ली से बताया था कि वहाँ पे ट्रायल हो रहा है, तो हमने काफ़ी लोगों ने इकट्ठे होकर उसको जलाया था। और उसके बाद एक मक्के का ट्रायल कुरुक्षेत्र में आया था, शाहबाद में, खिंडवा गाँव में। तो जो दवाई होती है उसमें कबाड़ वाली राउंड अप, हालांकि राउंड अप दवाई जो है वो बहुत लंबे टाइम तक असर रखती है इम्यूनिटी पर, लेकिन उस मक्के पे राउंड अप काम नहीं करती थी। मक्का बिजाई किया, खेत पे राउंड अप मार दी, सारा कबाड़ा मर जाएगा, मक्का नहीं मरेगा। तो वो भी हमने जलाया था। यानी ये अप्राकृतिक बीज कह लीजिए, चाहे इसको ये कह लीजिए, मतलब इनसे कौन कौन सी बीमारियां और फैलेंगी, इस पे कोई रिसर्च नहीं है अभी तक। बीज तो निकाल दिए, लेकिन इससे कितनी बीमारियां और फैलेंगी, प्रकृति पे इसका क्या नुकसान होगा, जीवों पे इसका क्या नुकसान होगा। और जैसे टिकैत साहब कह रहे हैं, ये केवल किसान के लिए नहीं है, जो खाएंगे उनके लिए भी तो है, पूरी मानव जाति के लिए ही खतरनाक है। और रिसर्च इसमें कोई नहीं है, बस कंपनी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। और एक बड़ी बात इसमें और है कि ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं सारा कुछ। जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं वो रिसर्च में, जैसे हरियाणा पंजाब में हम कहें कि हरित क्रांति आई थी, उस हरित क्रांति में सारा यूनिवर्सिटियों के बीज थे, लेकिन अब सारे प्राइवेट आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात और ये है कि अगर ये पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो गया, फिर हमारे पास तो बीज बचेगा नहीं। जैसे कपास का है, आज हमारे पास तो बीज है नहीं। अगर आज कंपनियां हमें देना बंद कर दें तो फिर हमारा क्या होगा? अगर पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो जाए और वो कंपनियां हमें देना बंद कर दें, या जैसे पीछे धान का है उसको कम पैदा किया, कम पैदा करके जो 1600 रुपये की थैली थी वो 4000 में बेची, वो ब्लैकमेलिंग। तो यानी ये जो है ये हमें किसी हालत मंजूर नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। और इससे जो हमारा जलवायु है, जो हमारी सेहत है, उस सब का नुकसान होने वाला है। इसलिए हम इसका जो विरोध करते हैं। और आज जो फैसला हुआ है, वो जितने संगठन भी यहाँ आए हुए थे वो सब एक मत थे कि हाँ ये हमें मंजूर नहीं है, भारत में बीटी आना ही नहीं चाहिए। थैंक यू। आप इधर आ जाओ। Genetically modified food and agriculture, syrup, it is not concerned only for the farmer. That as a consumer, you have to think your responsibilities also is there, because food is a human भविष्य का, ह्यूमन विकास का बहुत बड़ा हो जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर is not just an agriculture, it is an Indian culture. Indian culture, agriculture. Indian agriculture provides employment guarantee as well as the food guarantee of the Indian peoples. इसलिए that's because of we want to protect our Indian system of agriculture and Indian food. And also, once again, I want to tell you, India
is different kind of environment, different kind of soil, different kind of food system. बाजरा खाता है, ज्वार खाता है, रागी खाता है, राइस खाता है. ऐसी विशेषता है भारत एग्रीकल्चर एंड भारत food system also. It is extraordinary in the world. This we cannot give it to a monopolized multinational company. We want to protect our seeds. We want to protect our food system of Indian food. This is. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लेकिन उसके अलावा भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और रेजिड्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है. हमारे यहाँ कैंसर बेल्ट मानी जाती है पंजाब में. आपको नहीं लगता कि इसके साथ साथ हमें जो नेचुरल क्रॉप्स हैं या फिर ऑर्गेनिक क्रॉप्स है उनके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए? ये बात जो है ये आज चर्चा में थी और ये बड़ी महत्वपूर्ण वैसे भी है. आपने जो बताया कि भाई पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट तो विजिबल है, सबको दिख भी रहा है और कितना ख़तरनाक है वो हम सब जानते हैं. लेकिन उसके बाद जो आपने कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ भी उसका एक रिलेशनशिप है जो हमें समझना है कि जितनी जीएम क्रॉप्स आई हैं तब कहा गया था कि सब पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद हो जाएगा, पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो जाएगा. पर रियलिटी में हमने देखा है जो जब से बीटी कॉटन आया भारत में तो एक्चुअली पेस्टिसाइड्स का उपयोग बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और बल्कि अब तो खैर पेस्टिसाइड भी महंगी आनी शुरू हो गई हैं. लेकिन मैं कहने का तात्पर्य है कि उसके साथ एक बड़ा रिलेशन है. फिर दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं बेसिकली उसमें ये किया जाता है, उसमें डोवटेल कर दिया जाता है कि जैसे आप अगर ये लगाएंगे, ये बीज लगाएंगे तो आपको ये पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग करना है, ये हर्बिसाइड का भी उपयोग करना है. तो ये सब जब डोवटेल हो जाता है तो आपके पास किसान के पास चॉइस नहीं कोई रहती है. तो उसको मतलब बीज लिया तो मजबूरन वो भी लेना पड़ेगा. तो एक जो आई वॉश हो गया पहले, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भाई इसका उपयोग कम हो जाएगा पेस्टिसाइड का, वो तो बढ़ गया है सारी दुनिया में, भारत में ही नहीं सारी दुनिया में. ये उसका डाटा अवेलेबल है कि कितना उसका इंक्रीज़ हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, उस पर चर्चा हुई है. और उसका जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑर्गेनिक की बात करें, नेचुरल फार्मिंग कहें, जो भी नाम हम लें, नॉन केमिकल एग्रीकल्चर पे आज चर्चा हुई है. और बहुत अच्छी उसमें लोगों की कमिटमेंट ये थी या लोगों का कहना ये था कि भाई द टाइम हैज़ कम कि व्हेन वी शुड मूव फ्रॉम केमिकल टू नॉन केमिकल एग्रीकल्चर. तो ये इस पे भी आज हुआ है एंड उसमें और हाँ उसमें भी है. और एक मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये अगर मेरे साथी थोड़ा सा ये कैमरा अपना बंद करें तो आपको बताएंगे, ये हमारे बहुत माने हुए एक्सपर्ट हैं देश के और कपिल शाह इनका नाम है. आप बड़ौदा से आते हैं और आप इन चीज़ों पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं या ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं उसके ये हमारे एक्सपर्ट हैं. और आज इनकी भी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, इनकी भी थी, कविता जी की भी. 2 प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण थी आज. तो आप एक फार्मिंग के लिए तैयार हैं सारे किसान? ये सारे इंडिया के यहाँ पे मीटिंग बहुत सारे किसान संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं. बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कर भी रहे हैं. और पहली बार इस देश में पिछले 2-3 साल में देखते हैं कि बजट में प्राकृतिक खेती के लिए देश के 15-16 राज्यों ने प्राकृतिक खेती की नीति बनाई है, जबकि जीएम फसलों की नीति किसी राज्य ने नहीं बनाई है. किसान तैयार होंगे, हो रहे हैं. पहले कभी नहीं था उतना ज़्यादा एरिया, उतनी ज़्यादा डिमांड, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतने ज़्यादा किसान. दुनिया भर में आज ऑर्गेनिक फार्मर्स के नंबर दुनिया भर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा. Can I just add, Andhra Pradesh, where I come from, 12 lakh farmers today are doing agroecology. और वहाँ जो केटी गंगाधर जी बैठे हैं, फार्मर यूनियंस भी जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, सिर्फ लड़ने का काम नहीं, जो हाँ. So no, I'm just adding for information. It need not get recorded on the video. But many farmer unions, it's not just Karnataka Rajya Raitu Sangha. In Tamil Nadu, in Kerala and so on, Andhra, there are many farmer unions also who are helping farmers shift to natural farming or organic farming. Various names are there, various kinds of अलग-अलग नाम से but it is all agroecology. My question is that पंजाब हरियाणा मेन है एग्रीकल्चर में, वो कितने % लोगों ने आपको हामी की कि हम भी आना चाहते हैं? आप यूपी से हैं, यूपी वाले कितना आना चाहते हैं इसमें एग्रीकल्चर? ये
आएंगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि हाँ, ये भी पता है कि जो केमिकल फार्मिंग है इससे बीमारी बढ़ रही है, ये लोगों को समझ में आना शुरू होगा। और पंजाब के बहुत एग्जाम्पल वहाँ पे दिए जाते हैं, और इसमें फसल चक्र का सबसे बड़ा रोल है एग्जाम्पल आप प्लीज स्पेसिफाई करेंगे, क्या एग्जाम्पल दिए जाते हैं? कि पंजाब में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा बीमारी कैंसर बीमारी पंजाब में है, वहाँ से ट्रेन चलती है उसका। हाँ, पंजाब में नहीं वो भाई ये क्या, ये तो चर्चा है कि यहाँ से एक ट्रेन चलती है, अब कितनी उसकी सच्चाई है क्या वो है, लेकिन ये आम चर्चा है, लेकिन बठिंडा ट्रेन है। लेकिन ये है कि ये सबसे बढ़िया है कि हमको फसल चक्र अपनाना पड़ेगा, लोग उस पर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत फसलें जब पैदा करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, उस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, लोग इससे तंग हो गए। 4-5 साल में यूपी में इसमें भी ये बहुत बढ़ गया। तो क्या सेंटर से एक पॉलिसी आनी चाहिए? नहीं, आज का जो मैटर था, आज का जो मैटर था वो सवाल है कि आप एक तरफ आप बात करते हैं कि किसानों को फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है ना? सो आप जब हम नेचुरल फार्मिंग में जाते हैं, क्या इससे यील्ड कम होती है? कम नहीं होती, उसको नहीं होती है, 3 साल लगते नहीं हैं, होती है। नहीं कम होती है। उसमें 3 साल लगते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें कोई कम नहीं होती, उसमें 3 साल लगते हैं हमको नेचुरल उसमें जाने के लिए। पहले साल कुछ Can I just say something? Can I respond to what you are saying? लेकिन आज का जो there are 2-3 responses to what you are saying. आज का One जो is, हाँ, जो मैटर था ना, वो प्राकृतिक खेती नहीं था। आज का मैटर था कि जो जीएम सीड आ रहे हैं, जो पॉलिसी बनाने जा रही है सेंट्रल सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, वो उससे भारत को बाहर रखा जाए। आज का मुख्य मुद्दा जो था वो ये था। जो हाँ, जीएम है, जीएम तो उसमें ये चर्चा पेस्टिसाइड से भी खतरनाक वाला है ना, उसमें भाई ये पेस्टिसाइड तो दवाई सफर कर ही रहा है because of नहीं, GM अभी बीटी कॉटन जो है तो उससे उसके पंजाब रिजल्ट है। सबसे ज़्यादा सफर कर रहा है। नहीं, पूरे देश का है। जो जीएम फसलें हैं वो अब जो स्प्रे से हम पैदा करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। मैटर ये था कि और ज़्यादा खतरनाक तो ना हो। देखो बीटी से अलग तो अभी आया ही नहीं देश में, और बीटी सबसे पहले पंजाब और कर्नाटक में आया है, और आंध्रा में आया, महाराष्ट्र में आया है, मतलब बीटी वो कॉटन में आया है। कॉटन से लगे दूसरी फसलों में अभी नहीं आया। अब यूपी में कहने लगे वहाँ पे बीटी आए नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं ना जो बीटी कॉटन के जो हाल थे उसके, वो किसान उससे सफ़र किया है उसने। but let me still take the opportunity because I come from South India where organic farming is a big movement amongst farmers. I want you all to know, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रॉब्लम ही हल नहीं हुआ है, उसके ऊपर से और एक रिस्कियर टेक्नोलॉजी को ढकेलना किसानों के ऊपर, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। वो वहाँ रहने के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव को यू हैव टू प्लेस इट ऑन पार विथ केमिकल पैराडाइम। केमिकल पैराडाइम में जितना सब्सिडीज मिलता है, जितना खर्च सरकारें इन्वेस्ट करती है, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग पैराडाइम में तो नहीं करते हैं। और आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी ओवरनाइट कहाँ बना? There was a whole system that was set up, including procurement system. It's a system-wide transformation that happened for chemical paradigm to set in states like Punjab and Haryana. Organic के लिए भी policy paradigm में equality होना चाहिए, but at the ground level, आप अगर आंध्र प्रदेश का ही उदाहरण लेंगे, ये सिविल सोसाइटी का उदाहरण नहीं है। आंध्र प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिनको अभी एक प्रेस्टिजियस स्पेनिश अवार्ड मिला है सरकार को, उन लोगों का जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन अगर आप देखेंगे 12 लाख किसानों का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स में, वो दिखा पा रहे हैं आफ्टर इम्प्रूविंग द साइंस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड द काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड, that there are many ways by which पहले सीजन में भी yield losses ना हो, ऐसा भी प्राकृतिक खेती इस देश में चल रहा है।
हमारे पास जो 10 साल पहले वाला नॉलेज जो था उसमें ट्रांसिशन In spite yields, of the climate change. in spite of climate change, they are actually more resilient than regular things. क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीम वेदर इवेंट जब जब होता है वो ये फसल सह पाते हैं, ना कि वो केमिकल वाला फसल. एंड गोइंग बैक वन लास्ट थिंग अबाउट व्हाट यू सेड, जो आपने कहा कि अल्टरनेटिव क्या बोला पेस्टिसाइड वाला. It's the fact that pesticide usage is actually going up is benefiting the companies both on the seeds and chemical front. But the best part is ये ऐसे कंपनीज है जो सीड पे भी मुनाफा कमाते हैं, किसानों को बताते वक्त कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स आपके लिए खतरनाक है, हमारा बीज लीजिए, मगर अपना पेस्टिसाइड्स धंधा तो बंद नहीं करते हैं, इस पे भी पैसा कमाते हैं, उस पे भी पैसा कमाते हैं. और वही बेयर है, मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, जो कैंसर का दवा भी बेचता है. दे आर कॉल्ड लाइफ साइंसेस कंपनीज. दे सेल यू सीड्स. नहीं, बिल्कुल करते हैं ना वो, मगर उसके बावजूद 22 साल से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रेसिस्टेंस मूवमेंट्स इन इंडिया, 22 ईयर्स से बीटी कॉटन के बाद इस देश में हमने एक भी जीएम क्रॉप को अप्रूव करने नहीं दिया. नहीं दिया. आप एक और कैंपेन या एक और मूवमेंट दिखाइए कृषि के फील्ड में जो इतना सक्सेसफुल है कि 22 ईयर्स से अमेरिका का लॉबी काम करता है, मोन्सांटो का लॉबी हमारे सरकार के कॉरिडोर्स में काम करता है, बेयर का लॉबी काम करता है, अलग अलग लोगों का हो. इसके बावजूद the farmers of this country and the consumers of this country and importantly agricultural scientists, environmentalists and biotechnologists themselves are saying ये हमें नहीं चाहिए. ये एक यूनिक पीपल्स मूवमेंट है जिसमें एक्सपर्ट्स भी ना कह रहे हैं, किसान भी ना कह रहे हैं, डॉक्टर्स ना कह रहे हैं, जजेस. एक पत्र मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक 50 रिटायर्ड जजेस ने लेटर लिखा था सरकार को मत लाइए बोल के, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स डोंट वांट इट. So you should understand that there's heavy lobbies at work, but there's also very strong resistance. They are citing various reasons. One of the biggest reasons is sovereignty. हमारे किसानों की संप्रभुता को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे वाली बात आज ओडिशा कह रहा है, आज छत्तीसगढ़ कह रहा है, आज पश्चिम बंगाल कह रहा है, साउथ इंडिया के अलग अलग केरला ने तो प्रोहिबिशन लगवा दिया, वेस्ट बंगाल में लिखित पॉलिसी में लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी में बैन ऑन जीएम क्रॉप्स, क्योंकि हम किसानों के संप्रभुता चाहते हैं. तो राज्य सरकारें किसानों के दबाव में या अपने आप से किसानों के दबाव में मेनली समझ रहे हैं कि हमको इनके साथ खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा. But it is the union government which is actually succumbing to lobbies of the kind that you are describing. इसका कभी भी फील्ड भी ट्रायल नहीं होने दिया हमने. किसान संगठन ने किसी भी स्टेट में फील्ड ट्रायल भी होगा तो वो भी नहीं होने दिया, उसको डिस्ट्रॉय करा है वहीं जाके. इन लोगों ने किया है, हमने किया. they approved it, they burned. गाँव में जाकर अगर पता भी चल गया कहीं कि इसने फील्ड ट्रायल जीएम का किया है या वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी है, तो किसान संगठन इतने मजबूत हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जाके किया है. वो पंजाब में किया था ना, ये तमिलनाडु में भी TNAU में किया है, यूपी में भी हुआ, यूपी में उस पर राइस के ऊपर था, गोरखपुर में गोरखपुर था तो वहीं जला था उसको पूरा. सवाल बीजा ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਦੀ ਦੇਸੀ ਬੀਜ। कुछ किसान संगठन काम कर रहे हैं उस पर भी, और सीड ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ बहुत काम ਹੈਗੇ कर रहे हैं कि सीड हमारे lot बचे। of seed banks are existing in India और बहुत सीड बैंक ਹੈਗੇ, बहुत जगह ट्रेडिशनल क्रॉप्स में बचाया भी जा रहा है, प्रोटेक्ट ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਬੀਜ ਬਚਾਉਣ, ਬੀਜ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, Movement चल रहा ਔਰ है। मूवमेंट चल रहा हैगा। तो दैट क्लियरली shows कि people understand the importance of these traditional seeds and they want to go back to those traditional seeds। तो ये तो मूवमेंट चल रही है कि हिंदुस्तान ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗਰ ਇਸ਼ੂ। ਕਿ क्या कारण है कि भाई एक मतलब एज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ क्यों इस गल ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਕੈਮੀਕਲ ਟੂ ਨਾਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? आई थिंक दैट्स उसमें भी now that is डेवलपमेंट्स the कुछ हो रहे हैं। because of lobbies, that's the point। हम क्यों मतलब मैं भी एग्रीकल्चर किया है वो, The desi seed of wheat, which were first planted in Fazilka, they sold for astounding, I think 7,500 rupees. ਦੱਸੋ। ਸੋ देयर इज़ अ नीड फॉर इट, पीपल अंडरस्टैंड। और ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਨ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਦੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਡਸ देयर इज़ अ बिग मूवमेंट हैपनिंग इन इंडिया। एंड आई थिंक whether it is South India, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ in North India it isn't as much as the entire focus is in South India। we must appreciate South Indian farmers ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ hopefully this will come here also। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਿੱਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੋ, ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ऑर्गेनिक वो ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਸਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਹ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੇਜ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। So these are the things which we also need to expand। Why not Andhra Pradesh model should come to Punjab in its own adaptation, local adaptation ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? I had to leave, I'm sorry. She has to leave, so thank you जी, thank you जी। Sorry? इनको उठ जान तो फिर पूछ लियो। हाँ ये बाद में करेंगे। हाँ